कुमारा जो श्रीलंकन थे, जी जिनको जिंदा जला दिया गया ब्लास्फेमी के चक्कर में, वो मजदूरों से आर्ग्यू कर रहे थे कि तुम काम सही नहीं कर रहे, टाइम जाया कर रहे हो। तो उन्होंने लड़ाई हुई और उन्होंने ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के उसको जला दिया। इसी तरह ये चाइनीज इंजीनियर भी उनको कह रहा था कि तुम लोग जो है बहुत सुस्त हो गए हो रमजान के महीने में, तो तुम्हें तो ज्यादा काम करना चाहिए, और प्रोजेक्ट डिले हो रहा है दासू डैम का। तो उन्होंने वहां आर्गुमेंट हुआ, उन्होंने कहा जी इसने तौहीन अल्लाह की तौहीन की है, और मारने लगे थे उसको। तो फिर उसको पुलिस ने प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया। तो ये एक हथियार के तौर पर जो है ब्लास्फेमी लॉ को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब ये खुद ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान को काटने के लिए आ गया है। जैसे इनके दोस्त हैं चाइनीज, तो अब वो चाइनीज को काटने के लिए आ गया है। इससे पहले कराची में आपको पता है चाइनीज मारे गए थे, तो वहां 90% बिजनेसेस जो चाइना के थे बंद हो गए। फिर दासू डैम पर ही 2021 में जो है 9 चाइनीज इंजीनियर कत्ल हो गए थे। उसके अलावा चाइना ने अब अपना जो काउंसलर सेक्शन है इस्लामाबाद में एम्बेसी में, वो भी बंद कर दिया है। और अब ये वाकया हो गया है। तो ये एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो तंग पड़ चुके हैं चाइनीज से, क्योंकि जो उनको ख्वाब दिखाया गया था 10 साल पहले कि सी पैक की वजह से यहाँ बड़ी तरक्की होगी, रोजगार आएगा, खुशहाली आएगी, वो उनको नजर नहीं आ रही। तमाम जो जॉब्स हैं वो चाइनीज कर रहे हैं वहां पे, और जो लेबर है वो सारी लोकल है। तो क्या उनके जिंदगी में तब्दीली आई? कोई नहीं आई, बल्कि उल्टा उनकी मादनियात लूटी जा रही है। तो वो गुस्सा जो है, वो कोई भी बहाना चाहिए उसको बाहर निकलने का। इस दफा वो ब्लास्फेमी के जरिए निकला है। जी जी। अच्छा मिर्जा साहब, जैसे आपने ब्लास्फेमी लॉ को लेकर आपने जो पूरी बैकग्राउंड आपने डिस्क्राइब की, उसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो भारत में भी वो लॉ रहा और अमेंडमेंट हुआ पाकिस्तान में, जो उसमें सजाए मौत ऐड की गई, और जिसका इस्तेमाल किस तरह से वहाँ पे जो रेडिकल इस्लामिस्ट है उन्होंने एक इस्लाम के नाम पर लोगों के अंदर तौहीन रिसालत के नाम पर जो एक जो माइंडसेट तैयार किया, वो उसका नतीजा ये होता है कि कभी किसी हिंदू औरत को अलाइव स्किन कर देते हैं, कभी किसी श्रीलंकाई को जला देते हैं, मुसलमानों को भी मार देते हैं। भीड़ किसी के काबू में नहीं आती। लेकिन इस बार ये देखा गया पहली बार कि एक चाइनीज को किस तरह से पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, बचा लिया उसको, अदरवाइज पुलिस भी उनको काबू नहीं कर पाती। सवाल मेरा ये कि इस तरह से लगातार आए दिन पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के नाम पर इस तरह से लोगों की हत्याएं होती हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी या फिर जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो ना इसका नोटिस लेते और ना ही पाकिस्तान में हम एक इसके लिए आवाज देखते हैं कि नहीं, नोटिस तो लेते हैं, नोटिस तो लेते हैं। स्वीडन ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी है पाकिस्तान में, इसी वजह से कि वो समझते हैं कि उनको खतरा है, वहां के स्वीडिश लोगों को खतरा है। उन्होंने सारा स्टाफ वापस बुला लिया, एम्बेसी बंद कर दी है। तो ये स्टेप्स तो लेते हैं, लेकिन जो आप स्टेप चाह रही है ना कि उसको कंडेम करें ओपनली और उसके खिलाफ कुछ इंटरनेशनल लॉ लेके आए, वो नहीं ला सकते। वो नहीं ला सकते। वो पाकिस्तान के अवाम जब तक इनकलाब नहीं करते और इन तमाम फरसुदा जो कवानीन है इनको तारीख के कूड़ेदान में नहीं फेंकते, ये नहीं हो सकता। देखिए ना, ब्लास्फेमी लॉ का मतलब ये है कि आप ना तो कुरान को चैलेंज कर सकते हैं, ना इस्लाम की जो सो कॉल्ड हिस्ट्री हम पे मुसल्लत की जाती है लोगों पे, उसको चैलेंज कर सकते हैं। मतलब है आप सोसाइटी के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मजहब की तौहीन के नाम पर आप सलब कर रहे हैं, आप उसको किल कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ बाहर की दुनिया तो कुछ नहीं कर सकती। इसके खिलाफ तो जो वहां रहने वाले हैं उनको एक ऐसा इनकलाब लाना पड़ेगा जिसमें फौजी, जर्नैल, मुल्ला, जागीरदार, इन सारों को हटा के वहां पे एक अवाम की इनकलाबी हुकूमत कायम हो, जो इन तमाम अवाम दुश्मन जो कवानीन है इनका खात्मा कर सके। वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो तो जिस तरह से एक रेडिकल माइंडसेट पाकिस्तान की आवाम का तैयार किया गया है, आए दिन इस तरह की चीजें, या फिर हम जिस तरह से एक्सट्रीमिज्म जो है पाकिस्तान के अंदर हावी होता देख रहे हैं, उस सूरत हाल में तो ये पॉसिबल होता नजर नहीं आता। लेकिन एक बात ये है कि ये पाकिस्तान जो मजहब की बुनियाद पे जिसका जन्म हुआ, जो बंटवारा हुआ,
वो हमेशा भारत को लेकर हमेशा इस तरह की तनकीद करता है और इस तरह का एक नैरेटिव ग्लोबली पैडल करता है कि भारत में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, माइनॉरिटीज को लेकर ये भारत बैठी हुई है ना, मुसलमान मेरे सरकार सामने बैठी हुई है, बड़ा जुल्म हो रहा है। ये हिजाब बहुत जुल्म है जबरदस्ती मुझ पे। पहनाया, उतार लिया गया आपका, बड़ा जुल्म हो रहा है। आपने हंसा दिया मुझे, लेकिन मैं उस नैरेटिव पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि एक इंसान या एक देश जिसकी बुनियादी मजहब के नाम पर नफरत के बुनियाद पे हुई हो, वो किस तरह से भारत को इस तरह की नसीहत कर सकता है, ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। वो देखें जी, उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे। मैंने कल भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने कहा है कि पाकिस्तान की अब सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू रह गई है। पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूटरी वैल्यू नहीं है कि वो सोसाइटी को या रीजन को या दुनिया को कोई चीज कंट्रीब्यूट करेगा। वो सिर्फ गंद ही डाल सकता है, और वो गंद डाल रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जुम्मतुल विदा था ना जिस दिन, लास्ट जुम्मा, तो जुम्मतुल विदा को पाकिस्तान के जो कब्जे वाला कश्मीर है, वहां के जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें तस्वीरें छपी हैं कि श्रीनगर में हर जगह बाढ़ वायर लगी हुई है और फौजी गन्ने लेके खड़े हुए हैं। तो लिखा है कि भारत का पता नहीं कब्जा और ये और वो इस तरह से, जबकि हकीकत ये है कि जुम्मतुल विदा को हजरत बल में तारीख की सबसे बड़ी जुम्मतुल विदा की नमाज अदा हुई, वो नहीं दिखा रहे। तो वो जो मर्जी करते रहे, अपने लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, और उनके लोग अगर बेवकूफ बनना चाहते हैं और वो नहीं उस हॉल से निकलना चाहते, तो ये उनका फैसला है। और इसके लिए बड़ी जदोजहद की जरूरत है वहां के लोगों को, वहां के जो दानिश्वर तबका है उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके बगैर तो नहीं है ये। अब मुझे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप सच बोलते हैं, आप सच बोलते हैं। वो भाई सच बोलते हैं तो बाद में आता है। आप ये भी तो देखो ना, सच बोलने की कितनी कुर्बानी पहले के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ा कि हाँ मैं ये कुर्बानी दे सकता हूँ, हाँ दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, दे सकता हूँ। सारी कुर्बानियों को सामने रख के, जिसमें खानदान है, दौलत है, जायदाद है, अपनी जाती सेफ्टी है, इन सारी चीजों को सामने रख के फिर ये फैसला किया कि हाँ मैंने ये काम करना है। भाई छूट जाए, बहन छूट जाए, बीवी छूट जाए, औलाद छूट जाए, फाके कर लूं, कपड़े के पैसे ना हो, जो मर्जी हो, जितना मर्जी मेरे पे तंगी आए, मैंने ये काम करना ही करना है। तो इतनी रेजोल्यूशन के बाद, इतनी तकवे के बाद, जिसको आप कहते हैं इस्लाम में, इतनी जो है वो कमिटमेंट के बाद के बगैर, इतनी कमिटमेंट के बगैर जो है इस समाज को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और क्या फायदा ऐसे समाज में रहने का जिस समाज में आप घुट घुट के जिए। उससे बेहतर यह है कि आप खुला सांस लेके जिए, चाहे एक दिन के लिए जिए, फेफड़ों में हवा, दिमाग में ताजगी के साथ जिए, चाहे एक दिन जिए। और ये जब तक नहीं होगा तब्दीली नहीं आएगी पाकिस्तान में। बिल्कुल, आज़ादी बहुत बड़ी चीज होती है, और जिस तरह से हम ज़हनी आज़ादी तो वहां पर बिल्कुल नहीं है। आप बोल नहीं सकते, सोच नहीं सकते, सोच को किस तरह से कंट्रोल किया है। आप किसी से कोई एक रैशनल टॉक करने की कोशिश करें, लेकिन उधर से सिर्फ रेटरिक आता है, जो स्क्रिप्ट दिमाग में डली है बस उसी पे रहते हैं, फैक्ट्स को भी एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ। मैंने आज तक ये किसी चैनल पे किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं किया, लेकिन आपकी बात से, वो कुर्बानी की बात से, वो हमारे कॉलेज में ना एक मजमून नवीसी नहीं होती, उसका मुकाबला था। तो उसमें यह था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है इसके ऊपर आप लिखें। मतलब उनका ये था कि जी पाकिस्तान जो है, मोहम्मद बिन कासिम आया तो पाकिस्तान ये इस तरह से। तो मैंने लिखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखने के 3 ही जाविये हैं। एक तो जाविया ये है कि इसको 1947 से शुरू किया जाए कि पाकिस्तान बना और फिर ये एक मुल्क बना। दूसरा है इसको ये देखना कि मोहम्मद बिन कासिम का जो हमला हुआ था हमारे देश पे, वो इस्लाम इन्वेडर्स जो आए थे, मुस्लिम इन्वेडर्स, और फिर वो फैल गए सिंध में और फिर बाकी इंडिया में, तो वहां से देखा जा सकता है।
लेकिन मैंने आर्ग्यू ये किया था कि ये दोनों ही, आई वॉज ओनली 17, मैंने आर्ग्यू ये किया था कि ये दोनों ही गलत है, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न हिंदुस्तान की तारीख के साथ हम रिलेटेड है, और मॉडर्न हिंदुस्तान शुरू होता है जुलाई 1498 को, जब वास्को डिगामा का बहरी जहाज लिस्बन से बालामार पहुंचता है, क्योंकि वो फिर फेज चेंज होती है हमारी हिस्ट्री की, और हम एक इंडिपेंडेंट लूज काइंड ऑफ कन्फेडरेशन से हम एक सप्रेस्ड कॉलोनियल समाज में दाखिल हो जाते हैं, और वहीं से फिर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, और फिर अंग्रेज आए, और फिर फ्रेंच आए, और फिर ये पोर्चुगीज, ये सारे जो थे। तो हमारा पाकिस्तान की तारीख, मैंने कहा, वहां से शुरू होती है, हमारी तारीख वहां से शुरू होती है, इस खित्ते की तारीख, और हम अपने खित्ते की तारीख को इस्लाम के साथ जोड़ के नहीं भी, वो मुझे निकाल ही दिया उन्होंने। आपको निकाल दिया था? निकाल दिया। ये उम्मीद थी मुझे। तो आप अंदाजा लगाओ कि जिस मुल्क में आप साइंसी बुनियादों पे, साइंटिफिक बुनियादों पे आप सोसाइटी का एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक कि उसको इस्लाम का तड़का ना लगाया हो, वहां क्या माइंडसेट पैदा होगा नया? ये बड़ी ही अजीब सिचुएशन, बड़ी अजीब सूरत हाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि अपने यहाँ तो सब कुछ कंट्रोल है, सब कुछ इस्लाम के नाम पे, जैसा कि आपने कहा, जब तक इस्लाम का तड़का ना लगे तब तक कोई चीज नहीं बनेगी। लेकिन दूसरे को बड़ा दर्श देना है, जो एक वाकई में फ्री कंट्री है इन ट्रू सेंस, इंडिया की हम बात करें। अच्छा, हाल ही में जो एक हत्या हुई, मर्डर हुआ अतीक और अशरफ, दो भाइयों का, जो कि माफिया थे, उसको लेकर भी पाकिस्तान में बड़ा इस तरह से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि मुसलमानों पे जो अभी मौजूदा सरकार है, संगठन और ये और वो, बड़ा, जबकि हम सब जानते हैं कि उनपे बहुत सारे केसेस थे माफिया के। दो चीजें हैं ना जी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी नहीं थी इनफ। आप अगर वीडियो देखें तो उसके चारों तरफ तो पुलिस थी जी। अब जाहिर इतना हाई वैल्यू अगर क्रिमिनल होता है तो उसको बख्तरबंद गाड़ी में लेके आना चाहिए था, या उसको ज्यादा हिफाजत उसकी उसको पब्लिक में ऐसे पैदल नहीं लेके आना चाहिए था। तो वो, लेकिन जब किसी शख्स ने ये इरादा कर लिया हो ना कि उसने कत्ल करना है किसी को, आप फिर वो फिर बच नहीं सकता अगर सामने आमने आ जाए। और वो जर्नलिस्ट के रूप में आए, उन्होंने गोली मार दी। यहां दूसरा मसला आ जाता है कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में खुश हैं, वो कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी, बहुत क्रिमिनल था, बड़ा ये था, बड़ा वो था। तो वो कह रहे हैं कि ये मार दिया तो बहुत अच्छा हो गया। यहां आ जाता है ये क्वेश्चन कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो होती है, यानी कि इस तरह से अगर मारा धाड़ी शुरू हो जाए तो फिर तो पूरे समाज के अंदर जो है वो एक इंतशार फैल जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको कानून के जरिए जो है सजा मिलनी चाहिए। तीसरी चीज अब ये आ रही है, आज मैंने देखा है कि वो कह रहे हैं कि जी इसको इसकी पार्टी के ही लोगों ने मरवाया है, क्योंकि इसके पास राज बड़े थे, और ये वो क्या कहते हैं उसको, वादा मुआफ गवाह बनने लगा था, तो उन्होंने उसको उड़ा दिया। अब इफ यू लिव बाय द गन यू डाई बाय द गन, इट्स एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट उनके कुछ पास्ट के 2004 के जो जब चुनावी भाषण दे रहे थे उस वक्त के भी जो अतीक अहमद है, उनकी वो चीजें वायरल हो रही हैं, और मीडिया भी कोट कर रहा है कि उन्होंने खुद कहा था कि किसी दिन हम सड़क के किनारे पड़े मिलेंगे, या तो कोई अपनी ही बिरादरी का कोई पता होता है ना, इंसान को पता होता है, इंसान को पता होता है। जैसे मैं हूं, अब मैं तो नहीं ये कहता कि मैं किसी दिन मैं सड़क के किनारे पड़ा मिलूंगा, मैं तो कहता हूं मैं किसी दिन दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको मिलूंगा, मैं अपने देश में आऊंगा, मैं पाकिस्तानी कश्मीर आजाद कराऊंगा, मैं हिंदुस्तान को इन